ladies and gentlemen. So, सेना के शहीद वीर सैनिकों को ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी का प्रतीक है दुश्मन का सामना करने के लिए सिद्ध है। 1999 में जाबाज सैनिक दुश्मन के इलाके में प्रवेश करते हुए National Highway 548, National Highway 965. you're all requested not to enter the ground in front of us. A combat demonstration has been planned for the day, ladies and gentlemen. So, we all request you to especially take control of the children. Nobody is permitted to enter the ground. Thank you. भारतीय सेना साहस जिसकी है धरोहर, भविष्य का है दर्पण। साइबर क्षेत्र में भारत से लेकर रणनीतियों को एक नया आयाम देने तक, अत्याधुनिक तकनीक से लेकर अटल विश्वास तक, हमारा हर कदम सुनियोजित, हर चाल निर्णायक, अदम्य जोश, अद्वितीय ताकत, असीमित प्रगति है। भारतीय सेना भविष्य के निर्माता। शान में हम माँ के सीने से पाई जो सांसें हमने लेके आंचल में के जा मैं तो के लिए लड़ जाऊं।
और सज्जनों, बिगुल का उद्घोष संकेत माननीय रक्षा मंत्री जी के आगमन का। ये भी और सज्जनों, हमारे आज के भव्य समारोह के मुख्य अतिथि भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हमारे समक्ष पधार चुके हैं। माननीय, हम हृदय से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मेजर वरुण ओक, कैप्टन जाफा उल्रा, दूसरा चेतक दक्षिणी कमान की फौज के साथ लेफ्टिनेंट जनरल डी के पाटू एवं मेजर कुणाल, उनके पीछे दो चेतक मेजर हामिद कुमार। माननीय रक्षा मंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति से हम सभी अनुग्रहित हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेना अध्यक्ष, सम्माननीय नागरिकों, सेवानिवृत्त सैनिकों, वीर नारियों, देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों और मीडिया जगत के साथियों, थल सेना दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित इस गौरव गाथा समारोह में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और आपके सामने आतिशबाजी की रोशनी एवं स्क्रीन पर प्रदर्शित लोगों को बताते हुए कि आज नई शक्तियों का निवास स्थान है भारत की सेना। राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का शिलान्यास कर हम सबको कृतार्थ करें। माननीय रक्षा मंत्री महोदय। पूछेगा वो पहले, कहीं गलती से दूसरी जगह साइन ना करवा दे। रक्षा मंत्री है भाई, वैल्यू उसके साइन। जोरदार तालियों से हौसला अफजाई करें, इन पैरा अध्यक्ष का सम्मान बढ़ाएं। अब भारतीय सेना के अथक प्रयास से सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को मिलेगा एक नया आयाम। देश की सीमाओं से जुड़ा हर वो कोना जो हमारी वीर सैन्य धरोहर है, एक शौर्य गंतव्य बनेगा। सियाचिन से सेला तक, कच्छ से तिबेटू तक, गलवान की घाटियां, करगिल की चोटियां, बुंदेला, आज एक कमेमोरेटिव मेडलियन का भी अनावरण किया जा रहा है। समर्थ भारत सक्षम सेना की विषय वस्तु को दर्शाते इस मेडलियन में छत्रपति शिवाजी महाराज के 352 में गौरवशाली राज्य मुख्यमंत्री जी दिखाएंगे। आइए सबसे पहले चलते हैं गलवान। और आपके सामने कर्नल प्रशांत श्रीवास्तव, शौर्य चक्र कमांडिंग ऑफिसर 10 पैरा एसएफ पैरा मोटर पे तिरंगे को बड़ी शान से लहराते हुए। गलवान से बता दें कि राजू वहां उपस्थित है। हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। स्वागत के लिए तैयार है। नया गलवान स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। जय हिंद। मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी वीर माता श्रीमती पुष्पा गुप्ता एवं वीर पिता श्री बसंत कुमार गुप्ता। नौवीं बटालियन पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस मरणोपरांत हवलदार नीलम सिंह संदिग्ध आतंकवादियों को खत्म करने के लिए चलाए गए एक एम्बुश अभियान के दस्ते की कमान संभाल रहे थे। आतंकवादियों द्वारा गोलीबारी और ग्रेनेड हमले के बीच अपने प्राणों की परवाह न करते हुए आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए अपना
बलिदान दिया। इस सर्वोच्च बलिदान एवं निस्वार्थ सेवा के लिए हवलदार नीलम सिंह को सेना मेडल वीरता मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती वंदना भाव। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 10,000 फीट से भी अधिक की ऊंचाई पर तैनात थे। 20 दिसंबर 2023 को उन्होंने आवागमन संचालन के लिए एक मशीन संचालन का काम शुरू किया, जहां पेड़ गिरने के कगार पर था। उनके बहुत प्रयासों के बावजूद भी वे पेड़ गिरने से नहीं बचा सके एवं बुरी तरह घायल हो गए और जीवन का बलिदान दिया। निस्वार्थ सेवा और सर्वोच्च बलिदान के लिए आपको सेना मेडल वीरता मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती सुनीता अनिल कलसे। नायक गोरे अमोल तान्हाजी 11वीं बटालियन पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस 14 अप्रैल 2023 को जम्मू कश्मीर में खोजी अभियान में शामिल नायक गोरे ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपने 2 साथियों को नदी की तेज धारा से सुरक्षित बाहर निकाला और अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्हें सेना पदक वीरता से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। सम्मान ग्रहण कर रही है उनकी धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती वैशाली अमोल गोरे। लांस नायक संजय बिष्ट 9वीं बटालियन पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस मरणोपरांत 22 नवंबर 2023 को लांस नायक संजय बिष्ट आतंक विरोधी दस्ते के अग्रणी स्काउट थे। आतंकवादियों द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी के बीच अपने अधिकारी को गंभीर रूप से घायल होते देख अपने प्राणों की परवाह न करते हुए आगे बढ़कर अपने अधिकारी और एक अन्य साथी की जान बचाई। पर इस वीरतापूर्ण कार्रवाई में आपने अपने प्राणों का बलिदान दिया। सर्वोच्च बलिदान के लिए लांस नायक संजय बिष्ट को सेना मेडल वीरता से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। सम्मान ग्रहण करेंगे वीर पिता श्री देवेंद्र सिंह बिष्ट और वीर माता श्रीमती मंजू देवी। सेना के सभी वीर सैनिकों को, उनके परिवारजनों को और संपूर्ण देशवासियों को भारतीय थल सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया और साथियों, आप सभी इस बात के लिए भी सराहना के पात्र हैं। इस बार थल सेना दिवस का आयोजन आपने पुणे में किया है। देख सकते हैं आसमान में तिरंगे के 3 रंग के गुब्बारे, केसरिया, सफेद, हरा, प्रतीक शौर्य, शांति एवं स्मृति का। ये हिंद का आबाद, ये आबाद रहेगा, जलवा युगों युगों तलक ये शांत रहेगा। जी हाँ, लहराता रहेगा चमन में यूं ही तिरंगा, ऐसे ही जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगा। पेश है भारत की कुछ प्राचीन युद्ध कलाएं। गतका। पंजाब में गुरु गोबिंद सिंह जी के समय सिखों ने अपने धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए हथियार उठाए। ये कला उस समय विकसित हुई। चक्रा, सोटी, तेगा, बर्छा, खंडा जैसे शस्त्रों के साथ शरीर और मन एक जीव हो जाते हैं। रोम रोम में अकाल तख्त का गौरव जाग उठता है। गोरखा योद्धाओं की ये युद्ध कला उनके हथियार खुकरी से ही जानी जाती है। खुकरी का सटीक वार ताकत, साहस और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है, जो गोरखा योद्धाओं को अजय बनाता है।
कौशल से जानी जाती है। मणिपुरी योद्धाओं ने प्रकृति से भी लड़ाई के कई गुण अपनाए। बिजली की तरह तेज और हवा की तरह चुस्त ताकता आज भी मणिपुर की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जीवित है। युद्ध कला मानी जाती है। इसमें युद्ध कला के साथ आत्मरक्षा, चिकित्सा और योग की तकनीकी समाहित है। योद्धा को शक्ति के साथ और निहत्थे दोनों ही तरीकों से सिद्ध किया जाता है। शारीरिक क्षमता और मन संतुलन का प्रतीक है। ये कला कच्ची लागत और मजबूती के साथ यौगिक बल भी प्रदान करती है। मलखंब खिलाड़ी पहले स्वयं पर विजय हासिल कर दुश्मन का सामना करने के लिए सिद्ध होता है। सज्जनों, कॉम्बैट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सामने के इलाके को दुश्मन का इलाका दर्शाया गया। बाईं ओर की इमारत दुश्मन का हेडक्वार्टर है, जहां हमारे पैरा कमांडोज रेड द्वारा दुश्मन को जिंदा पकड़ने का सफल प्रदर्शन करेंगे। आप दाईं ओर देख सकते हैं, स्लिदरिंग द्वारा हमारे जांबाज सैनिक दुश्मन के इलाके में प्रवेश करते हुए आप देख सकते हैं किस प्रकार असॉल्टिंग स्क्वाड के आगे एक रोबोटिक म्यूल चल रहा है। ऑब्जर्वेशन, लिथैलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं स्पीड इस रोबोट की खास विशेषताएं हैं। आज आर्मी परेड में भी आपने इस रोबोट का प्रदर्शन देखा है। मिशन प्लानिंग के अनुसार रेड से 48 घंटे पहले स्नाइपर्स दुश्मन के इलाके में घुस चुके हैं और आतंकवादियों के इस कैंप को लगातार क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखे हुए हैं। स्नाइपर्स ने ऑब्जर्वेशन के लिए ब्लैक हॉर्नेट नामक माइक्रो यूएवी का इस्तेमाल किया है, जो कि इंसान की हथेली की जितना होता है। ब्लैक हॉर्नेट द्वारा ली गई पूरी इंफॉर्मेशन को स्नाइपर्स ने अपने स्क्वाड कमांडर को भेज दिया है और अब आप देख सकते हैं किस प्रकार अपना ध्यान पेड़ के ऊपर ले जाए, जहां पहले से एक स्नाइपर मौजूद है। और अब संतरी का खात्मा अचूक भारत के क्षेत्र आतंकी ठिकाने की ओर रूमिट्री कमांडो स्क्वाड के द्वारा आप देख रहे हैं किस प्रकार युद्ध क्षेत्र का अनावरण और यह टेररिस्ट बाहर की ओर भागता हुआ आप देख रहे हैं किस प्रकार टेररिस्ट को पकड़ा जा रहा है। और दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं शौर्य का पहाड़ बनकर दुश्मन को टूट पड़ने के लिए कई आतंकवादी भागने की कोशिश में और हैंड टू हैंड कॉम्बैट का बेहतरीन नमूना दुश्मन के ऊपर और यह खिड़की से बाहर भागता हुआ टेररिस्ट मैन टू मैन मशीन भी पंच
टेररिस्ट कमांडर को जिंदा पकड़कर ले जाते हुए, और उसी के पीछे आप देख रहे हैं किस प्रकार मिशन के दौरान घायल साथी को इवैक्यूएट करते हुए हम अपने साथी को अकेले नहीं छोड़ते, नाक के मुंह से भी खींच लेते हैं। पूरा ध्यान आतंकी ठिकाने की ओर, लाल बिल्डिंग की ओर, ध्यान दरवाजे की ओर ले जाओ और यह डेथ फाइट का इस्तेमाल संहार का अस्त्र बनते हुए, दुश्मन का खात्मा करते हुए, विध्वंस का पहाड़ बनते हुए हम आपके साथ करेंगे। तो सुने एक अमर योद्धा की अमर वाणी। योद्धा, मैं अटल अजर धर्म का रक्षक और संघर्षों के आगे न झुकने वाला अखंड अमर योद्धा हूं। भारत का इतिहास आध्यात्मिकता, धर्म, सत्य, वीरता और निष्ठा की दिव्य ऊर्जा का भंडार है, और इससे ही उत्पन्न होते हैं धर्म की स्थापना और लोक कल्याण से प्रेरित अनगिनत अमर योद्धा। यह है हमारे प्रेरणा स्रोत और गौरव गाथा के सुनहरे पन्ने। मैं उसी दिव्य ऊर्जा से जन्मा भारत भूमि का अमर योद्धा हूं, और मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तेज और ज्ञान का उपासक भारत, अस्त्र और शस्त्र का उपासक भारत, यह धरोहर है पराक्रम की, वीरता की, शौर्य की। मैं आज आपको इन्हीं गौरव गाथाओं के कुछ लम्हों से अवगत कराऊंगा, जो अनादिकाल से आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक बन गई है। रामायण 6000 बरस पूर्व लड़ा गया भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय युद्ध है। भारतीय युद्ध नीति की नींव है रामायण। राजनीति और रणनीति का आदर्श है रामायण। भौतिक रूप के साथ मनोवैज्ञानिक युद्ध का दर्शन है रामायण। श्री राम ने अयोध्या से दूर कुशलता से सुग्रीव की वानर सेना के साथ संधि करके अपनी सेना का संगठन किया और उसे मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया। अपने लक्ष्य को कायम रखते हुए यह भी सुनिश्चित किया कि उनके पास पर्याप्त शस्त्र और साधन हो। नल और नील नामक तंत्रज्ञ की सहायता से गहरे समुद्र में राम सेतु बनाकर लंका तक पहुंचने की योजना बनाई। हनुमान ने गुप्तचर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल सीता माता का पता लगाया, बल्कि रावण की सेना की शक्ति और कमजोरियों की जानकारी भी प्राप्त की। रावण का बल टूटता गया और अंततः श्री राम की रणनीति 3000 साल बाद ऐसा ही एक और महायुद्ध हुआ। महाभारत भारतीय युद्ध तंत्र की पहचान है। श्रीमद् भगवद गीता विश्व का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो रणभूमि पर लिखा गया। मैंने कुरुक्षेत्र पर अर्जुन और कर्ण जैसे महान योद्धाओं का दर्शन किया। इस युद्ध के लिए ऐसे दिव्य अस्त्रों की खोज की गई जिन्होंने युद्ध का परिणाम और परिमाण भी बदल दिया। इस युद्ध में नेतृत्व, वीरता और बल का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है अभिमन्यु। मात्र 16 वर्ष की आयु में अद्वितीय साहस का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने चक्रव्यूह जैसी जटिल संरचना को भेदा था। कुरुक्षेत्र में शत्रु को भ्रमित और मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए 18 विभिन्न प्रकार के व्यूह रचे, जैसे चक्रव्यूह, पद्मव्यूह और गरुड़व्यूह। इस युद्ध में श्री कृष्ण की रणनीति का विशेष स्थान था। धर्म की रक्षा के लिए कई बार छल और कूटनीति का सहारा लिया गया, जैसे कि श्री कृष्ण ने शिखंडी को आगे कर भीष्म पितामह को निष्क्रिय कर दिया। महाभारत की युद्ध नीतियों ने मुझे सिखाया कि युद्ध में
केवल बल ही नहीं बल्कि बुद्धिमता, कूटनीति और धर्म का पालन भी महत्वपूर्ण होता है। 300 ईसा पूर्व पहले महागुरु आर्य चाणक्य के अर्थशास्त्र ने मुझे शासन कला, कूटनीति और शत्रु की खुफिया जानकारी जुटाने का ज्ञान दिया। प्रसिद्ध तमिल विद्वान तिरुवल्लुवर ने तिरुक्कुरल में कॉम्प्रिहेंसिव मिलिट्री पावर को परिभाषित किया। बाणभट्ट लिखे हर्षचंद्र ने ऑफेंसिव और डिफेंसिव युद्धों की तुलना स्पष्ट की। 8वीं शताब्दी में शुक्राचार्य ने मुझे बारूद की तैयारी और युद्ध के विभिन्न रूपों से अवगत कराया। जैन विद्वान सोमदेव सूरी ने नीति वाक्यमृत में पैदल और घुड़सवार सेना के लिए बैटल फॉर्मेशंस निर्धारित किए। घुड़सवार सेना ने मुझे स्पीड, मोबिलिटी और मनोवरेबिलिटी प्रदान की, जिससे मुझे दुश्मन को आउटफ्लाइंग करने की क्षमता मिली। इन सभी और अन्य कई विचारकों के ज्ञान ने मेरे युद्ध कौशल को सुदृढ़ किया। शक्ति धर्म की रक्षा करती है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। युद्ध में वही विजय प्राप्त करता है जो नीति और सामर्थ्य का पालन करता है। भविष्य के साथ जोड़ रही है। इस अभियान का नाम है प्रोजेक्ट उद्भव। इसका उद्देश्य भारतीय सेना को न केवल तकनीकी रूप से सक्षम करना है, बल्कि सांस्कृतिक और सामरिक विरासत से प्रेरणा लेकर
पथ पर ले जाएगा। युद्ध की कथा पुरानी है, वीरों का संघर्ष अविरत चलता रहता है। धर्म, शक्ति, विज्ञान समय के साथ बदलते हैं। प्राचीन काल में युद्ध बाजुओं की ताकत पर आमने सामने खेले जाते थे। ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट का दौर था। नजदीकी संघर्ष यानी CQB ही एकमात्र जरिया था। हाथों में तलवारें, भाले, धनुष्यबाण आ गए। यह पैदल सेना का युग था। बढ़ती जीवन गति के साथ कैवलरी फोर्सेस का उपयोग शुरू हुआ और हाथियों का समावेश यह भारतीय युद्ध की विशेषता है। स्पीड और स्ट्राइकिंग पावर ने युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई। इससे मुझे दुश्मन को आउटफ्लाई करने की क्षमता प्राप्त हुई। घोड़ों की टापों की गूंज हवा में थी, तभी बारूद के धुआं ने युद्ध की परिभाषा ही बदल डाली। तलवार और भाले की जगह बंदूक और विस्फोटकों ने ले ली। सेनाओं को दुश्मन के किलों को ध्वस्त करने की शक्ति प्रदान की। युद्ध भूमि का विस्तार दूर दराज तक हुआ। ऑफेंसिव मेजर्स के साथ डिफेंसिव तकनीक भी परिष्कृत हुई। जीत का मापदंड केवल आक्रमण नहीं बल्कि प्रतिरोध भी है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रेंच वॉरफेयर विकसित हुआ, जिससे डिफेंसिव लाइन बैटल को जन्म मिला। सैनिक ट्रेंच का इस्तेमाल कर लंबी अवधि तक लड़ाई लड़ने लगे। अब लड़ाई 24 घंटे चलने लगी। टैंकों के आगमन के साथ युद्ध का चलन ही बदल गया। मैकेनाइज्ड वॉरफेयर के साथ गोलाबारी और गतिशीलता ने युद्ध को आक्रामक रूप दिया, जिसमें तेज गति से हमले और शॉक एक्शन शामिल थे। मनोवर वॉरफेयर का दौर आया, जिसका उद्देश्य दुश्मन के कमजोर बिंदुओं को निशाना बनाकर उसके डिफेंस को तेजी से घेरना और बर्बाद करना था। मैं भारतीय सेना के रूप में एक नए युग में प्रवेश कर रहा था और आधुनिक युद्ध कला में तकनीक का कुशल उपयोग करते हुए त्वरित और निर्णायक अभियानों की नींव रख रहा था। 15 अगस्त 1947 हिंदुस्तान ने अपनी स्वतंत्रता का परचम लहराया। इस नवजात राष्ट्र के पुनर्निर्माण और सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सेना के कंधों पर आ गई। श्री राम से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज तक और मंगल पांडे, भगत सिंह से लेकर आजाद हिंद सेना तक सभी गुण समेटे मैं विजय पथ पर चल पड़ा। भारतीय सेना का अजेय सैनिक। मेरे जीवन को उद्देश्य मिला, सेवा परमो धर्म। आज मैं अपनी गौरव गाथा गर्व से गा रहा। समर्थ भारत सक्षम सेना के गीत गुनगुना रहा। आजादी के बाद से अब तक भारतीय सेना ने कई युद्ध लड़े, लेकिन आजाद भारत के वे 4 युद्ध कभी भुला नहीं पाऊंगा, जिन्होंने मेरी सेना को 4 शौर्य गाथाएं दी। चलो मैं आपको उन रणभूमि पर ले चलता हूं। पहला है बड़गाम का युद्ध, नवंबर 1947 का समय। कश्मीर की वादियों में तनाव चरम पर था। विभाजन के बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग योजना बनाई, जिसके तहत कबायली लड़ाकों और पाकिस्तानी सेना ने श्रीनगर पर कब्जा करने की साजिश रची। बडगाम श्रीनगर के पास एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी, जिसे पाकिस्तान ने निशाना बनाया। अगर दुश्मन इस क्षेत्र पर कब्जा कर लेता तो श्रीनगर और वहां का हवाई अड्डा भी उनके हाथों में चला जाता, जिससे कश्मीर की सुरक्षा गंभीर संकट में पड़ जाती। दुश्मन ने 22 अक्टूबर 1947 को हमला किया। 27 अक्टूबर को वन सिख की पहली टुकड़ी श्रीनगर एयरफील्ड पर इंडियन एयरफोर्स की मदद से पहुंची। 2 नवंबर को सूचना मिली कि दुश्मन बडगाम के पास एकत्रित हो रहा है। ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में भारतीय सेना को आदेश मिला कि किसी भी हालत में बडगाम को दुश्मन के हाथों में नहीं जाने देना है। मेजर सोमनाथ शर्मा की कंपनी
बड़गाम की सुरक्षा में तैनात थी। दुश्मन ने बड़ी संख्या में अपने कबायली लड़ाकों और सेना को एकत्र कर भारतीय सेना पर अचानक हमला किया। दुश्मन 3 दिशाओं से घेर चुका था, लेकिन मेजर सोमनाथ ने बिना डरे अपनी कंपनी को संगठित किया और दुश्मन पर जवाबी हमला शुरू किया। उनके अदम्य साहस और नेतृत्व ने उनकी कंपनी के सैनिकों को प्रेरित किया कि वे आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़े। इस दौरान एक मोर्टार के हमले में मेजर सोमनाथ गंभीर रूप से घायल हो गए और वीर गति को प्राप्त हुए। ब्रिगेड मुख्यालय को दिया गया उनका अंतिम संदेश आज भी मेरी आत्मा में गूंजता है और मुझे प्रेरित करता है। दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर है, संख्या में हमसे बहुत कम है। मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, बल्कि आखिरी गोली तक लड़ूंगा। उनकी अद्वितीय वीरता और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस लड़ाई में सिपाही दीवान सिंह का योगदान भी अविस्मरणीय है। उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। बड़गाम की लड़ाई भारतीय सेना की सामरिक सूझबूझ, इंडियन एयरफोर्स के तालमेल, धैर्य और अडिग साहस का उत्कृष्ट उदाहरण है। 1965 में पाकिस्तान ने एक बार फिर आक्रमण करने की योजना बनाई। इस युद्ध की शुरुआत ऑपरेशन जिब्राल्टर से हुई, जो जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया गया। इसका भारतीय फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इस ऑपरेशन के विफल होने पर पाकिस्तान ने दूसरी योजना बनाई, जिसे ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का नाम दिया गया, जिसके जवाब में भारतीय पश्चिम कमान ने आक्रामक कार्यवाही की। सितंबर 1965 में लाहौर सेक्टर में भारतीय सेना की सफलताओं से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर बड़े स्तर पर आक्रमण की योजना बनाई, जिससे पंजाब का एक बड़ा हिस्सा अमृतसर सहित भारत से कट जाता। खेमकरन के पास स्थित असल उत्तर का क्षेत्र इस बड़े संघर्ष का मुख्य केंद्र बना। पाकिस्तान ने खेमकरन सेक्टर में आर्मर्ड और इन्फेंट्री डिवीजन से हमला किया। भारतीय सेना पूरी तरह तैयार थी। हमले को रोकने के लिए भारतीय सेना ने एक अनोखी और मजबूत डिफेंसिव स्ट्रैटेजी को अपनाया, जिसका नेतृत्व ब्रिगेडियर थॉमस के थियोगराज और मेजर जनरल गुरबख्श सिंह ने किया। असल उत्तर को केंद्र में रखते हुए हॉर्स शू के आकार में प्रतिरक्षात्मक व्यू बनाया गया। साथ ही रात में भारतीय सेनाओं ने बीज के खेतों में पानी भर दिया और गन्ने के खेतों में भारतीय टैंकों ने पोजीशन ली। पाकिस्तान के आर्मर्ड डिवीजन के टैंक, जिन्हें मुख्य रूप से विश्व के सबसे आधुनिक पैटर्न टैंक शामिल थे, उस इलाके में फंस गए। यह निर्णायक साबित हुआ और भारतीय सेना के टैंकों ने इसका भरपूर फायदा उठाया और टैंक वर्सेस टैंक बैटल में पाकिस्तान के 100 से ज्यादा टैंक नष्ट कर दिए। ये लड़ाई इतिहास के सबसे बड़े टैंक युद्धों में से एक थी। इस ऑपरेशन में 4 ग्रेनेडियर्स CQMH अब्दुल हमीद ने असाधारण वीरता का परिचय दिया। उनके अदम्य साहस और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1971 में भारत ने अत्याचारों से डूबे पड़ोसी ईस्ट पाकिस्तान की मदद करने का निर्णय लिया। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना की सफलता ने पाकिस्तान को बौखला दिया था। ऐसे में पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे पर आक्रमण किया ताकि ईस्ट पाकिस्तान मोर्चे पर भारतीय सेना के प्रयासों को कमजोर किया जा सके। राजस्थान से सरक्रीक,
और पूर्वी तट से पश्चिमी तट के 41% विशाल भूमि क्षेत्रफल की सुरक्षा के लिए दक्षिणी कमान पूरी तरह तैयार थी। दुश्मन ने लोंगेवाला पोस्ट पर आक्रमण किया, जिसका उद्देश्य पहले रामगढ़ और फिर लोंगेवाला में 23 पंजाब रेजिमेंट की अल्फा कंपनी तैनात थी, जिसका नेतृत्व मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी कर रहे थे। वो जमाना पाकिस्तानी सेना के 40 से ज्यादा टैंक और हजारों सैनिक हमारी लोंगेवाला पोस्ट पे हमला करने वाले ने सानू रात भर लड़ना होगा। तो सवेरे इंडियन एयरफोर्स भी हमारा साथ देगी, लेकिन तब तक है पोस्ट साडी जिम्मेदारी है। जी साहब, तिरंगे की कसम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जो बोले सो निहाल। 23 पंजाब के जवानों ने रात भर पाकिस्तान की भारी फौज का मुकाबला किया। सुबह की पहली किरण के गरजते ही हमारे हंटर जहाजों की गूंज सुनाई पड़ी। कुछ ही पलों में हमारे आसमानी शमशीरों ने एक एक टैंक को नष्ट करके पाकिस्तानी टैंकों की कब्रगाह बना दी और दुश्मन को पूरी तरह विफल कर दिया। इस ऐतिहासिक प्रिय और सज्जनों, दाहिनी और स्क्रीन के ऊपर खिलमिलाते टोन्स की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, जिसमें 1986-87 में किया गया अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास एक्सरसाइज ब्रास टैक्स और 1998 में ऑपरेशन शक्ति के अंतर्गत किया गया सफल परमाणु परीक्षण शामिल है, जिसने भारत को एक विश्व शक्ति बना दिया। 1999 में पाकिस्तान की सेना और उनके समर्थित घुसपैठियों ने धोखे से कारगिल द्रास के इलाके में घुसपैठ की और महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह हाईवे को काटने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के जरिए इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। सामरिक दृष्टि से इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण चोटी टोलोलिंग थी, जिस पर घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया था और भारतीय सेना के ऊपर भारी गोलाबारी करने लगे। 16,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित टोलोलिंग नेशनल हाईवे 1A पर सीधा निगरानी रखता है। ऊंचाई पर होने के कारण दुश्मन की स्थिति मजबूत थी, लेकिन भारतीय जवानों ने विपरीत स्थिति में भी हार नहीं मानी। लेफ्टिनेंट कर्नल M.B. रविंद्रनाथ के कुशल नेतृत्व में 2 राजपूताना राइफल्स के बहादुर जवानों ने -15 डिग्री से कम तापमान, कम हवा, खड़ी चढ़ाई और दुश्मन की भारी गोलाबारी के बावजूद 3 सप्ताह तक लगातार योजनाबद्ध हमले किए। रात के अंधेरे में दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ाई करते हुए जवानों ने दुश्मन का डटकर जान गंवाई, पर उनका साहस अटल रहा। अतुलनीय नेतृत्व का पूरे विश्व में डंका बजवा दिया। 1947 से आज तक भारतीय सेना ने हर युद्ध, हर ऑपरेशन में अदम्य साहस, बलिदान और देशभक्ति का परिचय दिया, जहां हर सैनिक ने नाम, नमक, निशान की शपथ को अपने खून से सींचा। इन शूरवीरों के लिए अंतिम सलामी की गूंज तब सुनाई देती है जब ब्यूगलर्स अपनी धुन लास्ट पोस्ट बजाते हैं। यह वह क्षण होता है जब देश का हर नागरिक उस वीरता को नमन करता है। सियाचिन से लेकर राजस्थान के विशाल रेगिस्तान तक भारतीय सेना हमारे देश की अखंडता और संप्रभुता हथियारों और उपकरणों के निर्माण की ओर तेजी से बढ़ रही है। नारी शक्ति का योगदान भारतीय सेना को मजबूती दे रहा है। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग
मिशन में भारतीय सेना का योगदान उल्लेखनीय रहा है। सेना ने कई देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यासों के माध्यम से भी अपनी विश्वसनीयता स्थापित की है। हाल ही में दक्षिणी कमान के तहत संपन्न हुए एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास और एक्सरसाइज मित्र शक्ति इसके उदाहरण है। भारतीय सेना बाढ़, भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदाओं में डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में सबसे आगे रही है। वायनाड और तेलंगाना में की गई त्वरित कार्रवाइयां इसका प्रमाण है। सेना ने सीमावर्ती क्षेत्रों में कई बुनियादी ढांचे जैसे सड़कें, पुल और अन्य सेवाओं का निर्माण किया है। दर्ज कराई है। भारतीय सेना का लक्ष्य विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करना है। सेना अब सिर्फ देश की सीमाओं की रक्षा ही नहीं कर रही है, बल्कि दुनिया भर में भारत की ताकत, साहस और तकनीकी उत्कृष्टता का प्रतीक बन गई है। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। भेड़ हो ना, वो भी दूसरे के झुंड में चली जाए। ये अपने अपने झुंड बचाना, ये भी बड़ी बात है।